नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात तो होगी चुनाव की, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव की नहीं। आज मैं बात करने वाला हूं मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की। अब आप कहेंगे उपचुनाव पर घंटे भर की चर्चा। अब अखिलेश यादव की माने तो यह देश का सबसे बड़ा उपचुनाव होगा। और मिल्कीपुर दरअसल किस लोकसभा क्षेत्र में आता है? फैजाबाद, अयोध्या, जो बीजेपी हार गई, जहां पर प्राण प्रतिष्ठा की गई थी 22 जनवरी को पिछले साल। माहौल बनना था पूरे लोकसभा चुनाव का, और वहीं पर बीजेपी गच्चा खा गई। तो ये रिवेंज बैटल भी है क्या? योगी आदित्यनाथ, हिंदुत्व के बड़े चेहरा, आजकल महाकुंभ की भी खूब चर्चाएं हो रही हैं, डुबकी लगा रहे हैं और हमलावर भी हो रहे हैं अखिलेश यादव पर, समाजवादी पार्टी पर। ये हिंदू विरोधी हैं, ये कुंभ विरोधी हैं, ये काशीनाथ विरोधी हैं, या ये फैजाबाद का डर भी है। और मिल्कीपुर तय करेगी क्या 2027 में यूपी की चाल? किस तरफ यूपी जा रहा है? इसीलिए क्या पूरी ताल ठोकी जा रही है? पहले 10 उपचुनाव एक साथ होने थे विधानसभा के, लेकिन मिल्कीपुर बच गया। संयोग था या प्रयोग? अब कसौटी पर कसे जाने की बारी आ गई है। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं। हम चर्चा करने वाले हैं मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की। उपचुनाव और 1 घंटे की चर्चा, और इसके पीछे एक वजह भी है। अब अखिलेश यादव तो कह रहे हैं यह देश का सबसे बड़ा उपचुनाव होने वाला है, विधानसभा का उपचुनाव, और यह बड़ा संदेश भी लेकर आएगा जो इसका नतीजा है। रिसर्च करनी होगी, अध्ययन करने वाला मामला हो जाएगा इस चुनाव का। अब अखिलेश यादव ऐसा क्यों कहते पाए जा रही है? दरअसल मिल्कीपुर जो विधानसभा है, यह फैजाबाद यानी कि अयोध्या, रामनगरी अयोध्या जो लोकसभा है, उसका एक हिस्सा है, उसका एक हलका है ये। और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी फैजाबाद की सीट हार गई थी। अवधेश प्रसाद यहां से चुनाव जीत गए, और ये दरअसल मिल्कीपुर के विधायक थे। 2022 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ, यहां से अवधेश प्रसाद जीते थे। अब क्योंकि वो सांसद बन गए हैं तो उपचुनाव हो रहा है। और चूंकि अयोध्या, जहां पर प्राण प्रतिष्ठा हुई पिछले साल 22 जनवरी को, वहां से ही हार का सामना करना पड़ गया बीजेपी को, तो बीजेपी के लिए तो ये नाक की लड़ाई है। हिंदुत्व का एजेंडा जो यूएसपी बना हुआ है बीजेपी का, आज भी है, लेकिन वही फुर्र होता दिखा। अब चिढ़ाते घूम रहे हैं अखिलेश यादव की, मेरा पीडीए चल गया, पीडीए कार्ड चल गया। तो ये रिवेंज बैटल भी है। अब उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा के उपचुनाव तो हो चुके हैं, जिसमें से 6 बीजेपी, 1 आरएलडी यानी कि एनडीए 7 सीटें जीता, और कुल जमा 2 सीटें ही जीत पाई समाजवादी पार्टी। पिछली बार उनके पास 5 सीटें थी, 10 में से, 9 में से नहीं। अब मिल्कीपुर बच गई थी, और मिल्कीपुर बची क्यों? क्योंकि अवधेश प्रसाद के सामने बीजेपी का जो उम्मीदवार था, उसने एक याचिका दाखिल कर रखी थी अदालत में, चुनावी नतीजों को चुनौती देने वाली, और फिर वो भूल गए थे ना, उस पर सुनवाई हो रही थी। पर इसका संज्ञान ले लिया चुनाव आयोग ने, और 9 विधानसभा के उपचुनाव के साथ मिल्कीपुर का उपचुनाव की घोषणा नहीं हुई। और फिर याद आ गया गोरखनाथ को, बाबा गोरखनाथ नाम है बीजेपी के उस उम्मीदवार का, तो उन्होंने याचिका वापस ले ली। तो अब चुनाव हो रहे हैं, और मिल्कीपुर पहुंचे
योगी आदित्यनाथ, साल भी अभी पूरा ही हुआ है, आज 24 जनवरी है, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। अपने 54 मंत्रियों के साथ, मंत्री परिषद के साथ डुबकी भी वो महाकुंभ में लगाते दिखे थे और मिल्कीपुर पहुंच गए। वहां ताल क्या ठोकी, समाजवादी पार्टी के हाथ जो हैं वो कार सेवकों के खून से रंगे हुए हैं। ये राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का भी विरोध कर रहे थे, महाकुंभ के बारे में भी लगातार दुष्प्रचार करते हैं। हरिद्वार में जाकर डुबकी लगाई, ऋषिकेश में अखिलेश यादव ने, पर महाकुंभ नहीं गए। तो बोले कि ये तो हिंदू धर्म विरोधी हैं और ये तो समाजवादी पार्टी माफिया और डकैतों की पार्टी है, ये तो उनको मंत्री बनाते हैं, इनका झंडे का मतलब ही वही है। दलित बेटी से रेप करने वाला मोईद खान इनका हीरो है। प्रयागराज की घटना का, यहां पर अयोध्या की बल्कि मैं कहूं, घटना का जिक्र करते हुए सुनाई दिए योगी आदित्यनाथ। ये अयोध्या की दुश्मन और विरोधी पार्टी है और यहां पर बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर को भी ले आए। ये दलित विरोधी हैं, ये संविधान का भी विरोध करते हैं। जो आरोप दरअसल बीजेपी पर लगते आए हैं उनका जिक्र कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। तो इससे अंदाजा आप सहज ही लगा सकते हैं कि दरअसल ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण है और हार और जीत क्या 2027 की दशा और दिशा तय करेगी। और इसमें एक और अहम बात यह है कि जो 9 उपचुनाव हुए विधानसभा सीटों पर, वहां पर जो शासन के बल का प्रयोग भी जो हमने होते देखा, खास कुंदरकी में, तो क्या वो सिलसिला अभी जारी रहेगा। और जो रुख और रवैया चुनाव आयोग का हमें दिखा, वो गांधी जी के 3 बंदर जो बना बैठ जाता है चुनाव आयोग, क्या वो फिर से वही रुख और रवैया अख्तियार करता दिखाई देगा। पुलिस, कोई दरोगा सरेराह इस तरह से सीधे बंदूक ताने, वो तस्वीरें भी क्या फिर से वायरल होंगी या खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला हाल हो जाएगा। समाजवादी पार्टी का 2 ही सीटें आई कि अरे नहीं नहीं, ये तो कब्जा कर लिया, लोकतंत्र का मजाक बना दिया, बस यही कहते पाए जाएंगे। इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, योगी हमलावर, फैजाबाद वाला डर प्रेस्टीज इशू है क्या यह चुनाव, और अखिलेश की ताल मिल्कीपुर तय करेगा यूपी की चाल। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से प्रोफेसर सौरभ मालवीय, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत, एनडीए के अहम घटक हैं, आरएलडी का मैंने जिक्र भी किया, अभी 1 सीट जीते थे ये 9 सीटों पर जो उपचुनाव हुआ था विधानसभा का। उनके महासचिव हैं, लोकसभा सांसद रह चुके हैं, मलूक नागर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज सिंह काका। इस पैनल में मेरे बाद सबसे युवा, तजुर्बा असीम है, वरिष्ठ पत्रकार हैं मनोज राजन त्रिपाठी। कसारी मसारी इनकी किताब धूम मचाए बैठी है, पर ये राजनीति की कसारी मसारी भी जो हो रही है उसके लिए थोड़ा इनका दिमाग भी पिक करने वाला हूं। और राजनीतिक विश्लेषक, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो सीधा निशाना साध दिया है मनोज सिंह काका। योगी आदित्यनाथ ने कार सेवकों का खून फिर से 32 साल पुराना वो मंजर, बल्कि 34 साल, उसे याद दिलाने की यहां पर कोशिश की जा रही है कि आप राम विरोधी भी हैं, कुंभ विरोधी भी हैं, काशी विरोधी भी हैं।
और इस बार आपको सजा मिलेगी। देखिए देखिए, जो योगी आदित्यनाथ जी ने जो निशाना साधा है और जो आपने सवाल किया है, वो मुझे लगता है कि वो ठीक से न काशी के विमर्श को जानते हैं, न ठीक से राम के विमर्श को जानते हैं, और ना ही ठीक से वो कुंभ के विमर्श को जानते हैं। अगर वो राम के विमर्श को जानते तो वो ये कहते कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। और उनके राज में प्रजा का हालात क्या है उत्तर प्रदेश में? उनके राज में उत्तर प्रदेश में प्रजा की हालात ये है कि आपके संज्ञान में है, और आपने अनेकों बार उठाया है कि बीएचयू में एक बेटी के उनके पार्टी के दरिंदों ने नोचा रात के 1 बजे, और उन दरिंदों को योगी आदित्यनाथ जी समेत देश के और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता माला पहनाते रहे। और उनका अयोध्या का विमर्श क्या है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जमीन में से, उस ट्रस्ट के जमीन में से चंदे की चोरी हो गई, 2.5 करोड़ की जमीन 19 करोड़ की हो गई। इस देश में, हिंदुस्तान में कौन सा ऐसा नौजवान होगा, कौन ऐसा व्यापार होगा जो 2.5 घंटे में 2 करोड़ की संपत्ति 19 करोड़ की हो जाती है? और जो वो बात कह रहे हैं, अब तो देश के एक शंकराचार्य ने उनके बात को झूठा साबित करा है, और एक शंकराचार्य ने कहा है कि नहीं, गोली किसने चलवाई, और जिस व्यक्ति ने, जिस मुख्य सचिव ने गोली चलवाई, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के भी सचिव हो गए, और उनके बेटे को भारतीय जनता पार्टी ने सांसद का चुना। आदेश मुख्यमंत्री की तरफ से आता है, कहां से आता है? गोली ऐसे ही थोड़ा चल जाती है। उन्होंने स्वयं स्वीकारा है, उस अधिकारी ने स्वयं ये बात स्वीकारी है, कि कई इंटरव्यू में स्वीकारा है कि मैंने अपने आप से स्वविवेक से फैसले लिए। अगर नेताजी, इस देश में कानून की बात है, अगर नेताजी कहीं से दोषी होते, तो अगर कहीं से उन पर दोष होता, तो इस देश के न्यायालय ने उनके खिलाफ निर्णय लिया होता। जब इस देश की सरकार ने भी उनको देश का दूसरा सबसे सर्वोच्च पद्म विभूषण सम्मान दिया है, और ये हम सब देखते आए हैं कि पद्म विभूषण सम्मान के बाद फिर व्यक्ति को भारत रत्न भी दिया जाता है। तो सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ जी की अपनी 8 साल की कोई उनकी निजी कोई उपलब्धि नहीं है। उत्तर प्रदेश के नौजवानों का 22 का 22 पेपर लीक करा देंगे। योगी आदित्यनाथ जी का जो पूरा विमर्श है वो विभत्स है। उत्तर प्रदेश में वो स्वयं जिस जनपद के हैं, उस जनपद में बेटियों को हुक्का के नशे में मदहोश करके उनके साथ दरिंदगी होती है। अभी उनके अयोध्या में मोईन खान एक 12 साल की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करता है, बलात्कार करता है, उसके समर्थन में आप खड़े होते दिखाई देते हैं। इसका भी तो जिक्र कर रहे हैं मुख्यमंत्री। हम समर्थन में खड़े, हम बिल्कुल, आपके सवाल कितने अच्छे, हम उसके समर्थन में नहीं खड़े होते हैं, हम न्याय के पक्ष में समर्थन। न्याय, अगर वो मोहित खान अगर दोषी है तो उसे दुनिया की सबसे कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, लेकिन सिर्फ जाति के आधार पर यह निर्णय ले लेना कि कोई फला जाति का है, कोई यादव है, कोई मुसलमान है तो वो दोषी है, तो इसको हम लोगों ने नकारा है। अगर मोहित खान को क्या अभी कोर्ट ने, देश के न्यायालय ने दोषी माना है? नहीं माना है। देश के न्यायालय ने जो बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, वही बात बाद में न्यायालय ने किया, वही काम। तो क्या आप विधि का और जो न्यायालय, देश का जो न्यायालय जो अभी निर्धारित कर रहा है, उसको आप गलत कहेंगे? न्यायालय ने उसका डीएनए कराया, तो उसमें गलत बात क्या है? डीएनए की तो जांच इस देश के प्रधानमंत्री नीतीश जी जब मुख्यमंत्री थे तब बिहार में जाके उनका डीएनए चेक कर रहे थे। तो अगर हम किसी पे आरोप लगा है, उसके अगर डीएनए की हम जांच की अगर बात कर रहे हैं, तो कहां से वो न्याय संगत नहीं है? ये बात है। योगी आदित्यनाथ जी को मिल्कीपुर के लोग, जिस तरह से अयोध्या के लोगों ने उनको सबक सिखाया, मिल्कीपुर के लोग भी उनको सबक सिखाएंगे। योगी आदित्यनाथ जी किसी, ये तो ताल आप जब 9 विधानसभा के उपचुनाव हो रहे थे तब भी कह रहे थे कि हम सब कुछ जीत जाएंगे, बाद में कहते घूमे कि नहीं नहीं, शासन ने अपना डंडा चला दिया, पुलिस का बेजा इस्तेमाल हुआ, डरा धमका कर चुनाव जीत गए। अभी कह रहे हैं आपके नेता ये देश के सबसे बड़े उपचुनाव होने वाले हैं। देखिए, आप सवाल करने के लिए जाने जाते हैं, तीखे सवाल करते हैं, आपके दर्शक बहुत खुश होते हैं, और हम लोग तो हमेशा आपका सम्मान करते हैं। हम जानते हैं, चूंकि हम सवाल का सम्मान इसलिए करते हैं कि सवाल से लोकतंत्र और लोकशाही मजबूत होती है। इस लोकतंत्र ने अभी निर्धारित किया है, बाबा साहब ने, हमारे संविधान ने, जब हम उसको अंगीकृत किए कि हर एक व्यक्ति के वोट डलवाने की हमारी जिम्मेदारी है। दुनिया में कौन ऐसा मुल्क होगा जिसके मतदाताओं के सिर पे बंदूक लगा के और सरकार ये कहती होगी कि वोट न डालिए? वो लोकतंत्र के लूटने का अगर जीवंत कोई उदाहरण है और उसके अगर कोई सरकार है और उसके कोई मुखिया है, तो योगी आदित्यनाथ जी।
ये तो सबने देखा है। हमने क्या कहा, चंडीगढ़ में क्या हुआ, इस देश के न्यायालय ने माना है, वो तो सबने देखा है ना, क्या नहीं हुआ है। और आज भी वो अयोध्या के सवाल पर, मिल्की पुल के सवाल पर योगी आदित्यनाथ जी से सवाल है कि आपने सिर्फ 90% सिर्फ कुछ जाति, उच्च जाति वर्ग के लोगों का क्यों वहां चयन किया है? आपने दलितों को, पिछड़ों को वहां हिस्सेदारी क्यों नहीं दी है? ये तो सवाल पूछा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, उसका जवाब नहीं दे पाए हैं। तो जो योगी आदित्यनाथ जी, कभी भी ये बात उनके मुंह से नहीं निकलती है कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, हम आपने समता 3 और बार इंसानियत को बाबा मानने साहब वाले का लोग जिक्र हैं। कर जो दिया। लोग हमेशा नफरत योगी आदित्यनाथ, सुनिए ना मनोज जी। वो कह रहे हैं जब काशी में संत रविदास की जन्मभूमि का विकास होने लगा तो समाजवादी पार्टी ने इसका भी विरोध किया। समाजवादी पार्टी बाबा साहब अंबेडकर का विरोध करती है। एक दो उदाहरण और, अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम हमने महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा तो समाजवादी पार्टी ने विरोध किया। महर्षि वाल्मीकि की जन्मस्थली लालापुर का विकास करने का कार्य किया तो समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया। तुलसीदास की जन्मस्थली राजापुर का विकास कार्य किया तो समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया। हिंदू विरोधी हैं आप जी। बस जी जी, हिंदू विरोधी हम नहीं है। हिंदू विरोधी वो लोग हैं जो हमारा जो मर्म है कि यम निजा परोवेति गणनाचर लघुचेत सामुदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम, जो हमारी परंपरा है उसके जो विदूषक लोग हैं, जो उसको ध्वस्त कर रहे हैं, वो हिंदू विरोधी हैं। और सच मायने में योगी आदित्यनाथ जी हिंदू विरोधी हैं। इस मायने में हिंदू विरोधी हैं। आप कुंभ में जाकर जुबकी लगाने से भी गुरेज करते हैं, परहेज करते हैं। कहां, हरिद्वार गए थे कि ऋषिकेश गए थे? कहां गए थे अखिलेश? नहीं गए ना, प्रयागराज नहीं गए ना? हरिद्वार, हाँ हरिद्वार गए। ओहो सर बड़े भाई हमें सुनिए तो। हाँ। गंगा के बारे में एक कहावत है, गंगा के बारे में हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि गंगे तो दर्शनात् मुक्ति। और उस गंगे में, स्वच्छ मां गंगे में सबसे पहले स्नान किसने किया? योगी आदित्यनाथ जी से भी पहले अगर किसी ने स्नान किया तो उनके सीनियर माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। चूंकि संवैधानिक रूप से वो योगी आदित्यनाथ जी से सीनियर है, उनसे पहले वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो उन्हीं के राह पे तो चल रहे हैं वो। और हम धर्म का राजनीतिकरण नहीं अब करते। सीनियर बना दिया और योगी आदित्यनाथ उनसे पहले सांसद बन गए थे, तो सीनियर कौन हुआ? अब दूसरा एक सवाल आपका और था बाबा साहब पे योगी आदित्यनाथ जी को। हाँ। आपके माध्यम से मैं जवाब देना चाहूंगा। हाँ। 2 किताबें योगी आदित्यनाथ जी को पढ़नी चाहिए, 2। एक उनको पढ़नी चाहिए सावरकर नामा, वो सावरकर साहब की है। एक उनको पढ़नी चाहिए वी आर आवर नेशन हु डिफाइन, जो MS गोलवरकर की है। MS गोलवरकर सबसे पहले, मैं ठीक कह रहा हूं ना? अगर कहीं भी गलत कहूं तो आपको पूरा अधिकार है। और MS गोलवरकर ने हमारे संविधान के बारे में क्या लिखा, मैं वो उद्धृत कर रहा हूं। MS गोलवरकर ने लिखा, आपके माध्यम से पूरा देश जाने कि भारतीय जनता पार्टी के आदर्श संगठन RSS के MS गोलवरकर ने हमारे संविधान के बारे में लिखा, जिस संविधान ने इस देश के 90% तबका को सम्मान दिया, उसके बारे में लिखा कि भारतीय संविधान पश्चिमी संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों का सिर्फ बोझ भर है। तो जो उन्हीं के आदर्श पुरुष हमारे संविधान बता रहे थे, उसी संविधान को कुचलने का कुत्सित प्रयास आज की राजनीति में योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। और उसी को अपने उदाहरण में नहीं, बल्कि वो तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की शव यात्रा भी निकाल दी थी 1949 में। उनके जीते जी उनकी शव यात्रा भी निकाली गई थी, वो ठीक है, प्रोफेसर सौरभ मालवीय है। पर योगी आदित्यनाथ इतने हमलावर क्यों हैं? और यकायक कार सेवकों पर गोली चली, वो कब की कहानी अब याद क्यों आ रही है? संदीप जी, सबसे पहले आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस पर, गठन के अवसर पर उत्तर प्रदेश वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। दूसरी बात यह है कि आज पूरा विश्व महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश की तरफ देख रहा है और आ रहा है। और पूर्व के जो मुख्यमंत्री हैं वो सैफई से बाहर निकले नहीं कभी, इसलिए उनको अयोध्या, काशी और कुंभ से कोई लेना देना नहीं है। वास्तव में विकास देखना है तो एक बार आपसे भी मैं प्रार्थना निवेदन करूंगा, समय निकालिए और अयोध्या आके देख के जाइए और कुंभ में, अयोध्या में इतना विकास हुआ, अयोध्या वासी ही इतने अभिभूत हो गए, इतने मतलब गदगद हो गए कि बीजेपी को हरा दिया चुनाव।
अयोध्यावासी बोले कि हमें क्या मिला, तो हराया बाहर नहीं। वाले आकर, सुन तो लीजिए, सवाल तो पूरा होने दीजिए। बाहर वाले आकर औने पौने दांव पर हमारी जमीन ले गए, हमारी दुकानों के मालिक बन गए, सब कुछ बाहरियों के हाथ में आ गया, सब ठेकेदार बाहर से आ गए, खास एक राज्य से आ गए। ये भी तो एक परेशानी है अयोध्या की, कि नहीं? नहीं संदीप जी, राष्ट्रीय दल जो होती है, आउटसोर्स कर दिया राष्ट्रीय सारा दल के विकास। साथ चुनाव जीत राष्ट्रीय दल के साथ चुनाव जीतना और हारना उसका हिस्सा है, इसलिए आप इसको न देखें। और उत्तर अयोध्या में आज अयोध्या की जनता चहुओर विकास कर रही है और पूरा विश्व अयोध्या की तरफ आ रहा है, भगवान श्री राम के प्रति आस्था और विश्वास। देखिए क्या है आपका सवाल कि आखिर मुख्यमंत्री जी ऐसा कैसे आक्रामक हो गए? आक्रामक नहीं हुए भाई सीधा वो आप सवाल है, बता रहे हैं। योगी हमलावर, फैजाबाद वाला डर, सीधा सवाल है। बिल्कुल संदीप जी, आपके सवाल का सीधा जवाब है कि देश की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को लंबे समय तक जाति जाति में बांटो और परिवारवाद राज करेगा, इसको तोड़ते हुए, खत्म करते हुए अब उत्तर प्रदेश में जातिवाद नहीं है। अब उत्तर प्रदेश में राम के स्थान से, अयोध्या से, राम राज्य से राम का राज्य है, राम राज्य से राष्ट्रवाद का राज्य है, अब विकासवाद है, अब उत्तर प्रदेश में जातिवाद तो नहीं है। योगी जो आदित्यनाथ जिसने कह रहे हैं लगातार माफिया और डकैतों को बढ़ावा देती है। कुछ मैं एक दो छोटी छोटी चीजें आपके सामने रख रहा हूं। 45 मंत्रियों ने शपथ ली 2022 में, जब आपकी सरकार बनी फिर से। 22 ने कहा कि हमारे खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, और इनमें से 20 ने कहा कि गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं हमारे खिलाफ। मतलब बहुत ही साफ सुथरा कैबिनेट तैयार किया योगी आदित्यनाथ ने। इसमें डकैत और अपराधी बिल्कुल नहीं थे। एडीआर की रिपोर्ट है। मंत्री ऐसा नहीं है जो न्यायालय के आदेश के अनुसार सजा भुक्तभोगी हो। कोई भी इसमें विधायक नहीं है, कोई भी बीजेपी का, कोई भी इस पार्टी के संगठन में काम करने वाले जिम्मेदार पदों पर दायित्व में रहने वाला मंत्रियों की बात कर रहा हूं मैं, ऐसा नहीं है। मंत्रियों की बात कर रहा हूं, 45 में से 22। मैं मंत्री से नीचे भी आ रहा हूं, मैं मंत्रियों से नीचे तक आ जा रहा हूं, तो 2 कदम आगे बढ़ के बता रहा हूं इस बात को। एक भी ऐसा नहीं है जो किसी भी तरह के किसी भी अपराध में संलिप्तता के कारण कोई सजा पाया हो और वह पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ बोले, योगी आदित्यनाथ ने मोईद खान का जिक्र किया, देख सपाई बिटिया घबराई। 2020 में आपके विधायक थे कुलदीप सिंह सेंगर, 10 साल की सजा हुई। जिस नाबालिग का बलात्कार किया उसके पिता की हत्या कर दी। फिर आपके एक दुद्धी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामदुलार गोंड, 25 साल की जेल, 10 लाख का जुर्माना हुआ, 10 साल की नाबालिग लड़की से दुष्कर्म किया। सांसद विधायक ही थे। न्याय संदीप जी, यही बीजेपी का लोकतंत्र है। यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, ये चित्र और यह आदर्श आपके माध्यम से जनता तक जाए कि जैसे ही न्यायालय के निर्णय आते हैं, जैसे ही किसी भी प्रकार के जाने अनजाने में कोई जिसकी गुनाह हुए हैं उसकी सजा होती है, उसको मतलब देख कुलदीप सेंगर बिटिया घबराती है क्या, या देखकर रामदुलार गोंड बिटिया घबराती है ना? मैं बता रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश है भैया, उत्तर प्रदेश। दंगाई अब यहाँ नहीं मिलेंगे, अपराधी यहाँ नहीं मिलेंगे, चाहे वो जिस दल का हो, चाहे वो जिस परिवार का हो, चाहे वो जिस जात का हो, चाहे वो जिस धर्म का हो। अभी आज ही की एक खबर है, 2 मासूमों की गोरखपुर से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इलाका है, अर्धनग्न हालत में शव मिले। दोनों के हाथ बंधे थे, मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था। पुलिस का कहना है दोनों को पहले बिजली के खंबे से बांधकर पीटा गया, उसके बाद हत्या कर दी गई। भक्सा गांव है, सहजनवा इलाका है। आप भी गोरखपुर के हैं, गलत जानकारी तो नहीं दे रहा?
नहीं, बिल्कुल सही है। सहजनवा के पास यह गांव है और सरकार के और उचित अधिकारी त्वरित मतलब गति से इस तरह के कृत्य में दो मासूमों को खंबे पर बांध कर मुंह में कपड़ा ठूस कर रेत दिया जाता है गला। आप कह रहे हैं अपराधी थर-थर कांपते हैं। किसी और गोरखपुर मुख्यमंत्री का इलाका। अब किसी की मानसिक विकृति को संदीप जी आप बताइए, आप बगल में यहाँ बैठे मानसिक और कोई विकृति की अचानक बात से आ गई। मानसिक विकृति नहीं, ये जीवन है ना, समाज जीवन, लोक मंच पर लोक जीवन में यदि किसी की विकृति कहीं से आ जाए तो उसके लिए क्या किया जाएगा? उसके लिए यही होगा कि उचित दंड दिया जाए। और इसमें किसी भी प्रकार की बचाव, किसी भी, सबसे पहले तो उस परिवार के प्रति संवेदना है, सबसे पहले कि इस कृत्य के प्रति बहुत क्षोभ है। लेकिन यह उत्तर प्रदेश वही उत्तर प्रदेश है कि जिस जंगल राज में शाम को 6 बजे के बाद महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती। नहीं, ये तो रामराज की तस्वीर है। दो मासूमों का गला रेत दिया जाता है। इसके प्रति संवेदना है संदीप जी, लेकिन मानसिक विकृति ना आपके हाथ में है ना मेरे कंट्रोल में। सुरेंद्र राजपूत, आप तो चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, पर ये चुनाव क्या आने वाली राजनीति और 2027 का रास्ता कैसा होने वाला है, चुनावी रास्ता उत्तर प्रदेश का, क्या वो तय करने वाला है मिल्कीपुर? संदीप भाई, एक बड़ा पुराना सा शेर है, कहते दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ, हम गर्दनों के साथ हैं वो आरियों के साथ। रास्ता तो इन लोगों ने पिछले चुनाव उपचुनाव में भी दिखा दिया कि जनता की गर्दनों पे आरियां रख दी। आपके सामने है शासन प्रशासन के दुरुपयोग का नंगा नाच किया इन्होंने। लेकिन मिल्कीपुर की जनता में इस समय जो उत्साह देखने लायक है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के लिए, लगातार जो सारे के सारे दल एक साथ चल रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हो, समाजवादी पार्टी के लोग हों, उनको जो अभूतपूर्व बहुजन समाज पार्टी ने भी उम्मीदवार नहीं उतारा है, पर चंद्रशेखर रावण ने उम्मीदवार उतार दिया। देखिए, बहुजन समाज पार्टी की तो हम बात इसलिए कोई नहीं करेंगे कि बहुजन समाज पार्टी तो क्या कहती है क्या नहीं कहती है, इस समय टिप्पणी उचित नहीं है। उपचुनाव चल रहा है, आपके सामने है क्या क्या करती है बहुजन समाज पार्टी। लेकिन एक चीज तय है कि इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी मजबूत टक्कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से योगी जी भी परेशान है और जिसकी वजह से पूरी भारतीय जनता पार्टी परेशान है। इकलौते एक चुनाव के लिए योगी जी को दिल्ली से आना पड़ा, क्या नाम, मिल्कीपुर में, और उस तरीके के अनर्गल प्रलाप करने पड़े जो उनकी पार्टी के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं मोहित खान की बात कह रहे हैं, और दूसरा आपने बिल्कुल नंगा कर दिया सच्चाई को उत्तर प्रदेश से लेकर के। और मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता हूं, आपको भी आसानी हो जाएगी कि हरियाणा का जो इनका वर्तमान का प्रदेश अध्यक्ष है, उसके खिलाफ हिमाचल में एक महिला ने जो रेप का एफआईआर कराई है, वो आपके सामने। तो आज की डेट में या तो किलो में तौल लें या लीटर में माप लें। अगर अपराधी जिसका दोष सिद्ध हो चुका है वो सजा याफ्ता होना चाहिए, वो अपराधी होना चाहिए, वो दुर्दांत होना चाहिए। तो ना तो मोहित खान अभी अपराधी है और ना ही क्या नाम हरियाणा वाला। लेकिन अगर मोहित खान को आप अपराधी कहते हैं योगी आदित्यनाथ जी मंच से, तो उन्हें दिल खोल करके उन सारे भारतीय जनता पार्टी के कुकृत्यों के खिलाफ पूरे देश में बोलना होगा। जो भारतीय जनता पार्टी के कम से कम 100 नेता ऐसे हैं, 100 जिनके खिलाफ आरोप लगे हैं। आप देखिए ना, कर्नाटक का वो जो एमपी है अपना रेवन्ना, या क्या नाम है उसका जी, 2900 महिलाओं के साथ में, 2900 महिलाओं के साथ में जी, एसडी रेवन्ना नाम है। तो एक हरियाणा का जो अभी भाजपा का वर्तमान का अध्यक्ष है बड़ौली है, क्या नाम है उसका, अभी 4 दिन पहले की बात है। तो छोटे छोटे बड़ौली, छोटे छोटे तो आप छोड़ दीजिए, बड़ों की बात कर लीजिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हमें नीति नियम और माहौल तो आप बना रहे हैं, ताल भी ठोक रहे हैं। इसीलिए मैंने सवाल भी, एक सेकंड सुरेंद्र, मैंने सवाल ही रखा कि अखिलेश की ताल मिल्कीपुर तय करेगा यूपी की चाल पर। बाद में किसियानी बिल्ली खंबा नोचे तो नहीं, देखो जी ये तो जनादेश को लूटते हैं, डरा धमका कर लेते हैं वो। देखिए जनादेश को लूटा जाएगा तो जनादेश को लूटने की बात की जाएगी, और जनादेश का सम्मान किया जाएगा तो बिल्कुल, जैसे कुंदरकी का चुनाव हम स्पष्ट कहते हैं, मीरापुर का चुनाव हम स्पष्ट कहते हैं लूटा हमने, लेकिन फूलपुर पर तो कोई बात नहीं उठाई। फूलपुर भी तो हारे ना इंडिया गठबंधन, ऐसा तो है नहीं। हमने तो कुंदरकी पर सवाल उठाया, मीरापुर पर सवाल उठाया, आपके सामने है, बंदूकें तनी हुई थी मीरापुर में भी, कुंदरकी में भी, कैसे कैसे गुलाबी पर्चियां हैं हमारे दर्शक। एक सेकंड, नोएडा वासी हैं,
एक सेकंड, क्योंकि वो सवाल अभी सीधा जी, आ गया जी। तो अन्यथा ना लीजिएगा। वो कह रहे हैं मिल्कीपुर बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए व्यक्तिगत साख का प्रश्न है, दोनों साम दाम दंड भेद से चुनाव जीतने का प्रयास करेंगे, दोनों के लिए वर्चस्व की लड़ाई है, अस्तित्व की भी, आने वाली राजनीति की भी लड़ाई है। देखिए, ये बिल्कुल अपने आप में सच है और मैं आपको फिर से कह देता हूं आपसे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो योगी जी जो कल अमित शाह के ऊपर हमला करके आए थे दिल्ली में, भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है संदीप भाई। आप तो कल ही देखिए ना, योगी जी ने खुला हमला किया अमित शाह के ऊपर कि कानून व्यवस्था दिल्ली की खराब है। दिल्ली की कानून व्यवस्था अमित शाह जी के अंडर में, भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री के अंडर में है, और आज आकर के उन्होंने प्रधानमंत्री के सलाहकार नृपेंद्र मिश्रा पर हमला कर दिया कि कार सेवकों पर गोली चलाई। आपके सामने है, कल अमित शाह पर हमला किया, आज नृपेंद्र मिश्रा पर हमला किया। काका ने नहीं तो लिया, ये आपने भारतीय सीधे जनता नाम ले पार्टी लिया। के अरे क्यों नहीं नाम लेंगे, हमारे पास तो खुली, देखिए हम नहीं, हम डरने वाले लोग नहीं है, मनोज काका भी डरने वाले नहीं। साफ साफ बात है कि एक कल का हमला क्या नाम योगी जी ने अमित शाह के ऊपर किया, कानून व्यवस्था दिल्ली की ठीक नहीं, आपने भी देखा होगा। और आज हमला बहुत स्पष्ट खुला हमला किया है कि साहब कार सेवकों पर गोली चलाई कर नृपेंद्र मिश्रा ने। अभी आप पूछ रहे थे मुख्यमंत्री की इजाजत के बगैर, तो मैं आपको बता दूं मुख्यमंत्री की कोई इजाजत नहीं होती है, इजाजत होती है चीफ सेक्रेटरी की, डीजीपी की। मनोज राजन जैसे यहां वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं, आप उनसे पूछ लीजिए। और ये 10 बार नृपेंद्र मिश्रा कह चुके कि हमें कोई राजनीतिक नेतृत्व से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं। कागजों के हिसाब से आपकी बात सही है, पर क्या डरा धमका कर फिर से चुनाव जीतने की भी तैयारी हो रही है? एक सेकंड सुरेंद्र, आपने गंभीर आरोप लगाया है, तो दरअसल यहां सीनियरिटी की भी बात होने लगी थी, तो यहां पर राजनीतिक कद में सबसे सीनियर तो मलूक नागर हैं। एक मिनट सुरेंद्र, आ रहा हूं आपके पास। तो डरा धमका कर चुनाव लड़ने की, जीतने की तैयारी हो रही है फिर से मिल्कीपुर को लेकर। देखिए संदीप जी, ये चौधरी चरण सिंह जी किसानों के देवता, किसानों के मसीहा, उनकी विचारधारा को लेकर मोदी जी पूरे देश में जैन जी को लेकर के आगे चल रहे हैं। उसका फायदा बाई इलेक्शन 9 विधानसभा के चुनाव हुए उसमें भी हुए, और अब मिल्कीपुर का जो चुनाव होगा उसे भी जो अपना एनडीए गठबंधन है भारी मात्रा में जीतेगा। जहां तक बात है, जब हारे हुए ये तो कहेंगे मीरापुर जीते थे, एक बात जैसे कुंदरकी जीते, ऐसे ही जीतेंगे। देखिए इंटरप्रिटेशन की बात है। अगर मीरापुर में जाएं तो आधी फिल्म में दिखा के क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। आपने एबीपी न्यूज पे कितनी बार वो अधूरी टेलीविजन पे जो वीडियो दिखाई, अच्छा, पूरी दिखाते तो सबके सामने आता, वो सीधी लोगों की सीधी वजह से वो सरेरा बंदूक ताने नहीं घूम रहा था, वो मतलब आधी अधूरी थी। अधूरी ये थी कि पूरी ये थी कि उसमें लोग ऊपर पत्थर लेकर के चढ़े हुए थे, और जो लोग झगड़ा करने के लिए आ रहे थे फिर भी गोली नहीं चलाई गई थी, केवल वेपन हाथ में निकाला था। वो पूरी पिक्चर से साफ हो जाता है, अधूरी पिक्चर थी। अच्छा, एक चलिए ये मान लेता हूं, ये आप पहले भी कह चुके हैं। एक मिनट मलूक भाई, कुंदरकी का थोड़ा मैं समीकरण दर्शकों के सामने, और आप तो मुझसे बेहतर जानते हैं, आप तो राजनेता हैं खुद। कुंदरकी के टोटल वोटर्स हैं 3,80,000, इसमें 2,45,000 मुस्लिम मतदाता हैं, 64%। गलत तो नहीं है? जहां गलत हो बता दीजिएगा। और 2024 का ये जो उपचुनाव हुआ, इसमें बीजेपी को 1,70,371 वोट मिले। ठीक है, मिले, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मोहम्मद रिजवान, हाजी रिजवान जो सपा का उम्मीदवार है, सिर्फ 25,580 वोट मिले, जिस विधानसभा क्षेत्र में 2,45,000 मुसलमान हैं। अब आप कहें हो सकता है, मैं भी मान लेता हूं, पर इसमें एक पर और लगा देता हूं। 2022 में जब मेन चुनाव हुए थे, उपचुनाव नहीं, तो जियाउर रहमान समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार जीता, उसको मिले थे 1,25,792 वोट। 2 साल में इतना बदल गया। 1,25,000 वोट लेने वाली पार्टी 2,45,000 मुसलमानों की आबादी में 25,000 ही वोट ले पाई।
देखिए संदीप जी, इस बात का भी मैं जवाब दूंगा, पर एक बात कहना चाह रहा हूं। हमारे कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, व्यक्तिगत स्तर पे हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं राजपूत जी, आज अभी आपके टेलीविजन पे बैठ के कह रहे हैं जो इंडिया गठबंधन है। अरे इंडिया गठबंधन कहाँ है? तुम यहां तो आकर के अखिलेश जी तुम्हारी खिलाफत कर रहे हैं दिल्ली में। इंडिया गठबंधन पे भी आऊंगा, पे बैठ के इंडिया गठबंधन पे भी आऊंगा। पहले ये जवाब तो दे दीजिए कुंदरकी का। मतलब 1.25 लाख वोट पिछली बार मिले, अब सिर्फ 25,000, 2,45,000 जहां मुस्लिम आबादी है उसमें 25,000 वोट मिलेंगे समाजवादी पार्टी। दोबारा दोहरा रहे हो, जवाब सुन लो, दोहरा रहे हो, जवाब सुन लो संदीप जी। देखिए, ये मैं मुरादाबाद मंडल की 2 विधानसभा मेरी लोकसभा में थी और मैं भली भांति परिचित हूं और मैं वहां तक पूरी तरह पूरा राजनीतिक समीकरणों को जानता हूं। वहां एमएलए एक ही एमएलए एक ही जाति का 7 बार, एक ही एमपी, पहले उनके दादा अब उनके पोते, वो 7 बार। एक तो मुसलमानों में इस बात का बहुत विरोध था। और 1947 में जब देश आजाद हुआ तो 24% मुसलमानों की हर जगह हिस्सेदारी थी, वो घटता 1.5% पे आ गया 2010 तक। 2010 से 24 तक जाने पे उसकी जो 4% हिस्सेदारी हो गई, तो मुसलमानों को भी लग रहा है जहां हम तरक्की कर रहे हैं, देश तरक्की कर रहा है, तो वहां चले। क्या ये दोनों परिवार ही केवल राजनीति करते रहेंगे, जो दोनों एक ही काट के लोग? तो मुसलमानों में जागृति आई और मुसलमान संदीप जी, अगर मुसलमानों को ये लग रहा है, कुंदर की तो मुसलमानों को ये लगा दूसरी जाति के लोग, दूसरी जाति के जो मुसलमानों में बहुत सारी जातियां होती हैं कि हम भी एमपी बनेंगे, हम भी एमएलए बनेंगे। एक वो विषय और एक दूसरा विषय कि जो देश के मुसलमान भी तरक्की कर रहे हैं, 4% पे पहुंच गए। 2 वजह से तरक्की पसंद मुसलमानों ने वहां बीजेपी का साथ दे दिया। अच्छा, ये इंडिया की भी बात कर रहे थे, अब आप बीजेपी के साथ हैं, पर आप तो लंबे समय तक समाजवादी पार्टी के भी साथ रहे, तो मतलब कार सेवकों पर गोली चलाने वाले ऐसे हिंदू विरोधी लोगों के साथ हाथ मिलाए बैठे थे आप? देखिए ये राजनीतिक कई बार संभावनाओं का और राजनीतिक परिवेश में कई बार मौका परस्ती भी कहते हैं। कोई सी देश में पार्टी नहीं है, चाहे कांग्रेस इसे मौका परस्ती भी कहते हैं, चाहे कांग्रेस रही हो, नहीं समाजवादी की बात भी कर रहे हैं। समाजवादी कांग्रेस के साथ भी थी, समाजवादी हमारे साथ भी थी। आज समाजवादी कांग्रेस का सहारा यूपी में ले रही है। यूपी में अब जो बैठे कांग्रेस के प्रवक्ता वो सपोर्ट कर रहे हैं और दिल्ली में आके समाजवादी पार्टी कांग्रेस की खिलाफत कर रही है। ऐसे ही महाराष्ट्र में भी हुआ, जम्मू कश्मीर में भी हुआ। कई पार्टियों के साथ भी गए, विरोध भी करे और ऐसी जो देश के विरोध में भी बोलते रहे, ऐसे लोगों के भी साथ मिलकर के सरकारें बनी है। हिंदू विरोधी, तब तो आप इंडिया गठबंधन के हिस्सा थे, इंडिया गठबंधन के हिस्सा ही थे। वो कुंभ में डुबकी आप भी लगाया है, जयंत चौधरी लगाया है। देखिए चौधरी प्राण प्रतिष्ठा में गए थे अयोध्या। देखिए अगर चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को लेके आप भी प्रशंसक हो, चौधरी चरण सिंह जी के पूरा देश प्रशंसक है, मोदी जी भी प्रशंसक हैं। मोदी जी अगर चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को लेकर पूरे देश में घूम रहे हैं और भारत रत्न जो कांग्रेस ने कभी दिया नहीं और 3 महीने में प्रधानमंत्री कुर्सी से चरण सिंह जी को उतार दिया, अगर वो चीजें लोग सम्मान दे रहे हैं तो चरण देश को जरूरत है। चरण सिंह की विचारधारा ये थी कि कुंभ में, एक मिनट बता तो दीजिए, मुझे समझा दीजिए। चरण सिंह इस विचारधारा की थी कि कुंभ में डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं। ईमानदारी से जवाब देना इसका, मलूक नागर साहब। चरण सिंह जी देश में किसानों के, किसानों पर आ गए। कुंभ में डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं, क्या चरण सिंह चौधरी जवाब दे रहा हूं ना, जवाब दे रहा हूं, जवाब पूरा तो होने दो। हाँ। तो इसकी विचारधारा के थे और चौधरी चरण सिंह जी देश के सनातन धर्म के भी विचारधारा के थे और चौधरी चरण सिंह जी गंगा में डुबकी लगाई जाए इसके विरोधी नहीं थे। चौधरी चरण सिंह जी सनातन धर्म के विरोधी नहीं थे। ये तो कांग्रेस आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे, बोलते हैं क्या वो ये कहते थे कि कुंभ में डुबकी लगाने से पाप धुल जाएंगे? ये कहीं है बयान चौधरी चरण सिंह का?
मैं कह रहा हूं चौधरी चरण सिंह जी, गंगा नहा करके डुबकी लगाई जाए, इसके विरोध में कभी अब नहीं तो थे। वो चौधरी चरण सिंह मैंने जी ये तो पूजा खैर की नहीं जाए, पूछा भारतीय था। संस्कृति अब मनोज राजन इसके त्रिपाठी, विरोधी अभी नहीं चौधरी थे। चरण सिंह की विरासत की बात नहीं हो रही है, पर ये राजनीतिक लड़ाई है। कसारी मसारी क्या कहती है? कसारी मसारी के लेखक मनोज राजन त्रिपाठी, राजनीतिक कसारी मसारी क्या कह रही है? देखिए, बड़ा डिफाइन है ये सब कुछ। सुरेंद्र भाई ने एक शेर कहा था, मैं भी आपसे, एक बड़ी मशहूर शायरा है, अर्चना अर्चन नाम है उनका, बड़ा अच्छा शेर है कि सदाए बेअसर सारी वो रत्ती भर नहीं पिघला। सदाए बेअसर सारी वो रत्ती भर नहीं पिघला, बहुत पिघली मेरी आंखें मगर पत्थर नहीं पिघला। क्या बात है। अब आइए प्राण प्रतिष्ठा, अब आइए प्राण प्रतिष्ठा पे। हाँ, तो प्राण प्रतिष्ठा हुई, पूजा हुई, सब कुछ हुआ, उसी मंदिर से ही इंडक्शन हुआ भारतीय जनता पार्टी का, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में। वो पत्थर नहीं पिघला, लेकिन हाँ, जहां वो पूजा हो रही थी वो पिघला नहीं और हार गए। अब आइए कि हार गए तो फिर मिल्कीपुर का क्या चक्कर है? मिल्कीपुर इस समय वास्तव में देश का सबसे बड़ा चुनाव है, क्योंकि धीमे धीमे बीजेपी ने शुरू किया, नहीं भाई अयोध्या मत कहिए, अयोध्या मत कहिए, अयोध्या मत कहिए, इसको फैजाबाद कहिए। हाँ, और अब मिल्कीपुर इसलिए नाक का सवाल है, इसीलिए ये सारी बातें कही जा रही है। कुदरकी का जवाब तो खुद योगी आदित्यनाथ दे चुके हैं कि वहां पर सनातनियों की घर वापसी हो चुकी है। कुदरकी तो अपने आप में एक रिसर्च पेपर नहीं बनेगा, रिसर्च बुक बनेगी कुदरकी का पूरा चुनाव, वो तो एक अलग बात है। लेकिन हाँ, ये बात कही जाती है कि उपचुनाव अमूमन सरकारी चुनाव होते हैं, उनकी मशीनरी का एक बेहतर इस्तेमाल होता है, और ये बात बेकार की है कि हाँ कहीं पर कुछ भी नहीं हुआ। कानपुर में पुलिस ने किया, तमाम सारी जगहों पे पुलिस ने किया, बहुत सारी जगहों पे पत्थरबाजी हुई, बहुत सारी जगहों पे पुलिस ने बंदूक भी तानी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन रहा, लेकिन मिल्कीपुर यहां पर है, इस मिल्कीपुर को जीतना ही होगा। और जीतने का फार्मूला क्या है? वही इसमें मिल्कीपुर की थोड़ी पृष्ठभूमि भी बता दूं मनोज, आपकी इजाजत से। दरअसल जो ये सीट है, ये 5 बार समाजवादी पार्टी ने जीती है। बीजेपी 2 ही बार जीत पाई है, 1991 और 2017। सीपीआई ने, वाम खेमे ने भी 2 बार जीत यहां पर दर्ज की और 1 बार बीएसपी ने। तो ये कोई ऐसी परंपरागत सीट नहीं है, ये आरक्षित सीट भी है, ये भी साथ में जोड़ दूं मनोज। बिल्कुल यही मुद्दा है कि यहीं से उठे अवधेश प्रसाद और अवधेश हो गए, वहां से जीत गए, वहां से जीत गए। अब ये नाक का सवाल बन गया। वास्तव में परंपरागत सीट नहीं है, सारी मशीनरी वहां रहेगी। आप देखिए ना, दलितों की अच्छी खासी तादाद है, उसमें भी पासी समुदाय की प्रिया सरोज आजकल सुर्खियों में है, वो जो एंगेजमेंट वगैरह की बात आ रही है रिंकू सिंह से, उनको तो वहां बाकायदा स्टेशन कर दिया है अखिलेश यादव ने। तो दलित वोट बैंक यहां पर, ये कोई संयोग नहीं है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के प्रति प्रेम जागा है योगी आदित्यनाथ का, यह भी संयोग नहीं है। यह संयोग नहीं है, ये एक स्ट्रेटजी है। लल्लू सिंह ने ही तो शुरुआत की थी इस बात की कि अब की बार 400 पार संविधान बदल देंगे। हाँ, अब संविधान बदल देंगे तो फिर बात आ गई कि भैया इन लोगों ने तो संविधान बदलना, आरक्षण खत्म करना। वो जो कड़वा घूंट पिया अयोध्या की जानिब से पूरे उत्तर प्रदेश में, बल्कि बनारस में भी वोटिंग, जो वोटर अंतर था वोटों का, वो भी कितना कम हो गया, वो भी नरेंद्र मोदी 1.5 लाख का अंतर रह गया। 10 लाख की ताल ठोकी जा रही थी। उसको लेकर जो डर है, सीट जो सुरक्षित है, ये वजह तो है। योगी हमलावर हैं, फैजाबाद वाला डर है, हमलावर और डर, ये दोनों कनेक्शन हो रहे हैं। दोनों है। हमलावर अंबेडकर की बात इसीलिए कही जा रही है, हिंदू मुस्लिम की बात पोलराइजेशन, मोईद खान और मुलायम सिंह ने गोली चलाई, ये 2 बातें क्या बताती हैं? हमारे एक दर्शक हैं, एक सेकंड करना, मनोज, बी गणेश हैदराबाद वासी हैं, ये दक्षिण भारत से, पहले भी हमने 1-2 दिन पहले भी इनका सवाल लिया। अब है सवाल आपके लिए है, जनता अपने नेताओं को गंगा यमुना में डुबकी लगाने के लिए नहीं चुनती, बुनियादी मुद्दों पर काम होना चाहिए। आजकल बात क्या हो गई है, महाकुंभ में किसने डुबकी लगाई, तो मनोज सिंह काका भी आ गए, उतर गए मैदान में कि उन्होंने हरिद्वार में लगाई और वो कैसे बेहतर डुबकी है। तो डुबकियों में चले जा रहे हैं। अरे भाई, असल मुद्दों पर भी डुबकी लगा लीजिए। देखिए, वी गणेश ने जो कहा है, जनता उसी तरह सोचती है। उन्होंने जो कहा है,
अगर उन्होंने ना भी कहा हो, जनता पहले से उस तरह सोचती है। और जनता पहले से उस तरह नहीं सोचती होती तो प्राण प्रतिष्ठा में कौन गया कौन नहीं गया, किसने रामलला के दर्शन किए नहीं किए, तो बहस बहुत चली। लेकिन उसका कोई असर हुआ चुनाव के ऊपर? कोई असर नहीं हुआ। जनता ने बिना राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को दिमाग में लिए हुए उत्तर प्रदेश की जनता ने और देश की जनता ने वोट दिए। जितनी भी रेटिंग एजेंसियां थी, जितनी भी सर्वे एजेंसियां थी, सबने सर्वे की और पूछा क्या राम मंदिर मुद्दा है? आपको पता है लोकसभा चुनाव में कितनी हम लोगों ने बहसें की। राम मंदिर मुद्दा कभी भी, ये इससे पिछले वाला सवाल लीजिएगा, ये सवाल भी महत्वपूर्ण मुझे लग रहा है। पीसीआर इससे पहले वाला सवाल लीजिए। यहां पर हमारे एक दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं, इंदौर वासी हैं सुनील पालीवाल, अखिलेश मिल्कीपुर हारे तो उनका पीडीए का बचा खुचा भ्रम भी खत्म हो जाएगा और राहुल गांधी की जातीय राजनीति का जो मकड़ जाल है वो भी समाप्त हो जाएगा। बचा खुचा वो कह रहे हैं, वो जो 9 विधानसभा के उपचुनाव हुए, बचा खुचा तो नहीं है। 37 सीटें जीत गए, बीजेपी से ज्यादा सीटें जीत गए। देखिए वो लोकसभा चुनाव का जिस तरह लड़ा जाता है उसकी शर्तें अलग होती हैं, विधानसभा चुनाव की शर्तें अलग होती हैं और उपचुनाव की शर्तें अलग होती हैं। बिल्कुल अलग होती है। ये उपचुनाव इससे मैं कहता हूं 2022 के विधानसभा चुनाव की भी इससे कोई तस्वीर नहीं आएगी। मतलब जो 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाला है उसकी भी कोई तस्वीर नहीं आएगी। 2029 की बिल्कुल नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। ये आज की राजनीति पे असर डालेगा, जो तुरंत राजनीति है उसके ऊपर ये असर डालेगा। और जो आपने वहां के मतदाता मंडल का जो सामाजिक विन्यास दिखाया है, अभी ये टेबल दिखाई थी आपने, तालिका दिखाई है, उसके हिसाब से वहां समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है। नहीं, मैं आपको बता देता हूं, यहां पर ब्राह्मण 60,000, यादव 55,000, पासी 55,000, ये दलितों में पासी, दलितों की सबसे ज्यादा बहुतायत है यहां पर, 25,000 और हैं, चौरसिया 20,000, वैश्य 15,000 वो मुसलमान मुसलमान है 30,000। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं जो आपने बताया है कि इसके अंदर जो गैर पासी दलित हैं, गैर पासी दलित और जो छोटे से चौरसिया वोट हैं, जो मेरे ख्याल से अति पिछड़ों की श्रेणी में आते हैं, चौरसिया वोट हैं, इन इस तरह के वोटों का बहुत महत्व होगा। तीसरा महत्व होगा कि बहुजन समाज पार्टी ने कह दिया है कि हम उम्मीदवार नहीं खड़ा करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार ना खड़ा करना इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाएगा। देखिए, या उनके खिलाफ जाएगा? नहीं, उनके पक्ष में जाएगा, वरना वो वोट बहुत से दलितों के वोट बहुत से वो काट सकते थे वहां पे। मेरा कहना यह है कि अगर में चले जाएंगे, नहीं बीजेपी में नहीं जाएंगे। नहीं, बीजेपी में जो वहां पे परंपरा है मिल्कीपुर निर्वाचन क्षेत्र की, उसके हिसाब से तो वहां के दलित कोई बीजेपी के वोटरों के रूप में चिन्हित है नहीं। ये एक और दिलचस्प सवाल आया है, सुल्ताना राम जाखड़ हैं सीकरवासी, ये कह रहे हैं संविधान की शपथ लेकर जिस तरह की भाषा का चुनावों में इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या यही लोकतंत्र है? मिल्कीपुर भी इससे अछूता नहीं रहेगा। बात संविधान की और भाषा, देखिए, अगर सरकारी मशीनरी का नंगा बेजा इस्तेमाल नहीं किया गया तो मिल्कीपुर का चुनाव कौन जीतेगा इसकी भविष्यवाणी तुरंत करना मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई ऐसी गारंटी है, न समाजवादी पार्टी के लिए ऐसी गारंटी है। लड़ाई बहुत ही कांटे की होगी और ये सब जो चुनावी अंताक्षरी होती है कि इसने वो किया, इसने ये किया, इससे वोटर प्रभावित कह रहे थे कि जो कुंदरकी का चुनाव है उसका तो रिसर्च पेपर तैयार होना चाहिए। ठीक बात है, लेकिन रिसर्च स्टडी वाला चुनाव मिल्कीपुर का भी होगा, ऐसा अखिलेश कह रहे हैं। नहीं, अखिलेश जी कह रहे हैं, लेकिन जब वो ऐसा कह रहे हैं इसका मतलब उनके दिमाग में कोई ना कोई ऐसा बंदोबस्त है जो उन्होंने इस चुनाव के लिए खास तौर से कर रखा है। तो वो उस चुनाव में बहुत कड़ी टक्कर देना चाहते हैं। होगा या फिर खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला खेल तो नहीं हो जाएगा और इससे राजनीतिक फिजा, दशा दिशा चुनाव की 2027 की वो भी तय होगा क्या? अबे दुबे कह रहे हैं वो जल्दबाजी होगी, अभी ऐसा कुछ नहीं है, एक उपचुनाव ही है। तो आज सीधा सवाल में इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।